नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए येस बैंक में काफ़ी समय हो गया, हमें तेज़ी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उल्टा गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके येस बैंक जो था 17 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया था अपने एफ प्राइस के बाद से, उसके बाद से लगातार गिरावट होते जा रही है और एट प्रेजेंट लगभग 13 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर रही है। तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें समस्या क्या है, येस बैंक में प्रॉब्लम क्या चल रही है जिसके कारण कि इसका स्टॉक में मोमेंटम तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए निगेटिव वीडियो बिल्कुल नहीं है, एक कंस्ट्रक्टिव वीडियो है। जो प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे, जो सॉल्यूशंस है उसको समझेंगे। वैसी नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ या फिर निगेटिव बात बता रहा हूँ या फिर इसके टारगेट को 5 रुपये 2 रुपये बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो तेज़ी नहीं, आप तो देख ही रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए इसमें तेज़ी नहीं मिल रही है देखने को, तो इसकी समस्या क्या ही है समझेंगे। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बिना वीडियो को देखे बस डिसलाइक कर देंगे। तो भाई मेरे इससे होगा कि आप मेरे को बताओ, आपने येस बैंक में स्टेक लिया है, सही बात है, मैंने भी लिया है, मैंने भी अच्छी क्वांटिटीज़ ली हुई थी। हालांकि मैंने 16 रुपये 16.5 रुपये के आसपास पार्सल प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर भी अभी कुछ क्वांटिटीज़ मेरी फंसी हुई हैं इन द सेंस कि मुझे लॉस नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक ठाक न्यूट्रल पर आ गया है। प्रॉफिट जो था उस समय मैंने कुछ बुक कर लिया, फिर सोचा बाद में करूँगा, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्टांस है, जो मेरा व्यू है येस बैंक को लेकर आज भी और पहले भी क्लियर था। और मैं इसमें पॉजिटिव, मेरी व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ येस बैंक को लेकर। लेकिन जो समस्या है वह भी जाननी चाहिए। यदि कोई बीमारी है तो उसे भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि यदि आप स्वस्थ हैं तो वह भी जानना ज़रूरी है कि आप स्वस्थ हैं तो आगे आपको फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए येस बैंक का 1 डे का चार्ट खुल गया है। यहाँ पर देखिए सबसे जो यहाँ पर हमें देखने वाली बात है, जिससे कि हमें समझ में आती है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स कितने एक्टिव हैं, बड़े खिलाड़ी कितने एक्टिव हैं, वह होती है वॉल्यूम। यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम जो है लगातार गिरते जा रही है, ठीक है। उसके साथ में जो प्राइस है, इसकी प्राइस पर आप देखो, प्राइस भी लगातार इसमें गिरावट होते जा रही है। यहाँ पर इसने हाई बनाया था 17 रुपये का, इस लेवल पर इसने 17 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद से फिर से इसमें आप देख सकते हो कि इसमें भी गिरावट है, वॉल्यूम में भी गिरावट है। तो अब इन दोनों में गिरावट होने का कारण क्या है? देखिए कारण यही है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, वह गायब हैं एट प्रेजेंट येस बैंक से, ठीक है। जिसके कारण कि हमें जो वॉल्यूम है वह कम देखने को मिल रही है और बड़े खिलाड़ी गायब हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वही ट्रेडिंग कर रहे हैं, और तो उनके कारण बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसमें आने वाला नहीं है। तो अब यह सवाल उठता है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वह गायब क्यों हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए आप सभी जान रहे हैं कि मार्च में येस बैंक का बेल आउट प्लान बनाया गया था, उसके बाद किसी तरह करके इस बैंक को बचाया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर और भी जो बातें हैं वह क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जो Q1 के रिजल्ट्स आए थे जून में येस बैंक के, उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स जो थे पॉजिटिव निकल कर आए थे। उसमें से सबसे पहला जो मतलब अच्छी बात थी, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस का पता चलता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो रिटेल कस्टमर्स हैं येस बैंक के, उनके कॉन्फिडेंस का पता चलता है, वह है डिपॉजिट्स। जो Q1 में के रिजल्ट्स आए थे उसमें जो इन्वेस्टर्स थे, मतलब कि कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ येस बैंक की, तो उनके डिपॉजिट्स में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था। Q1 के रिजल्ट्स में लगभग यहाँ पर हमें जो इंक्रीमेंट आई थी 8% सिक्वेंसली ग्रोथ आया था Q1 के रिजल्ट्स में जो डिपॉजिट्स थे उसमें। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ी बारीकी से बात को समझनी होगी। जो 8% का ग्रोथ आया था Q1 में डिपॉजिट्स में, वह ओवरऑल ग्रोथ था, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ था। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, सेविंग अकाउंट्स की, सेविंग डिपॉजिट्स की, सेविंग डिपॉजिट्स मतलब कि जो रिटेल जो कस्टमर्स हैं, जो छोटे मोटे मतलब कि आम आदमी, हमारे आपके जैसे जो आम कस्टमर्स होते हैं, जिसमें वो पैसे डिपॉजिट्स करते हैं, वह सेविंग डिपॉजिट्स होती है, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स होती है। तो यदि उसकी बात करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, रिटेल कस्टमर्स थे, उनकी सेविंग्स की जो रेट थी, डिपॉजिट्स की जो रेट थी, उसमें आपको 4% की गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मार्च में जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसमें जो डिपॉजिट्स का रेट था
सेविंग की मैं बात कर रहा हूँ वह थी 37%, ठीक है, 37% था। और अभी अभी मतलब कि जो Q1 के रिजल्ट्स आए जून में, 3 महीने बाद, मार्च के 3 महीने बाद जो Q1 के रिजल्ट्स आए, उसमें जो सेविंग्स थे, डिपॉजिट्स थे, उसमें गिरावट आई है 4%, मतलब कि 33% ही रह गई है। मतलब कि 37% से 33% सेविंग अकाउंट्स की डिपॉजिट्स हो गई है। यह थोड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि जो आम आदमी है, आम आदमी का पैसा पता चलता है हमें सेविंग अकाउंट से, और सेविंग अकाउंट में गिरावट आई है 4% का। बाकी और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा मोटा पैसा बैंक में अपना रखते हैं, उसमें तेज़ी ज़रूर आई है, मैं कह रहा हूँ उसमें ज़रूर तेज़ी आई है। 8% का ओवरऑल ग्रोथ हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो अभी आम नागरिक है, जो आम इन्वेस्टर्स है, जो आम कस्टमर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बनाने में, बिल्डअप करने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है येस बैंक को। देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि देखिए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मार्च में देखो आप, बैंक बर्बाद हो चुका था, ठीक है, कगार मतलब कि इंसॉल्वेंट तो हो ही चुका था, तो सबको पता चल गया था, सारे लोग अपने पैसे निकाल रहे थे। ओके, तो वहाँ पर देखिए 37% थी इसकी सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट, 37% आम नागरिक की। उसके बाद 33% हो गई जून में, मतलब कि केवल 4% की गिरावट आई। जबकि इतनी बड़ी, मतलब कि बैंक बर्बाद हो चुका था, सबको पता था कि बैंक के पास कुछ नहीं है, कंगाल हो चुका है, तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा पैसे निकलने चाहिए थे। लेकिन देखिए, पैसे यहाँ पर ज़्यादा नहीं निकले हैं, 33% ही हुई है, यह भी ठीक है। मतलब कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, यह प्रॉब्लम्स है कि अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है आम कस्टमर्स का यस बैंक में अभी नहीं लौटा है, लौटेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। आगे समझते हैं। तो देखिए, जो बैंक का कोर इनकम होता है वह होता है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, जो बैंक लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट लेती है, और जो डिपॉजिट्स कस्टमर्स से लेती है उस पर जो इंटरेस्ट देती है, उसी का डिफरेंस होता है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। इसी पर बैंक अपना मोटा काम करती है। तो देखिए, यह जो काम है वह बिल्कुल ट्रस्ट पर चलता है। यदि लोगों का ट्रस्ट ही उड़ जाएगा तो लोग बैंक में पैसे ही नहीं जमा करेंगे, और जब पैसे नहीं जमा करेंगे तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी बैंक, और जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसा कि मार्च में हुआ था। इसीलिए सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी एट प्रेजेंट नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ डाटास को यदि छुपाया भी जा रहा है तो इसमें बहुत बड़ी कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अभी अभी येस बैंक किसी तरह बचा हुआ है, मार्च में किसी तरह इसको बचाया गया है। यदि फिर से इसको सारा कुछ क्लियर कट बता दिया जाए तो काफ़ी समस्या हो जाएगी इसको अपना बिजनेस को रन करने में। इसीलिए बैंक बीमार थी, धीरे धीरे करके इसकी इलाज की जा रही है, तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत अगर इधर उधर की बात छिपा भी ली जा रही है तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। देखिए, आगे जो यहाँ पर कंसर्न थोड़ी बहुत निकल कर आ रही है वह है कि अभी और 20,000 करोड़ का जो मतलब कि लोन्स दी हुई है, सारे जो लोन्स दी हुई है अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का जो लोन्स है उनको भी अभी रिकग्नाइज करके बैड लोन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और ऐसा ही यदि होता है तो जो प्रोविज़न है, जो प्रोविजनिंग रखी जाती है वह हो जाएगी 14,000 करोड़। ओके, और जब प्रोविजनिंग 14,000 करोड़ हो जाएगी तो यहाँ पर फिर से एक बार बैंक के लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 9,000 से ज़्यादा आपका प्रोविजनिंग नहीं होनी चाहिए। और यदि 20,000 करोड़ और ज़्यादा बैड लोन्स हमें दिखाने पड़ते हैं तो 14,000 करोड़ हो जाएंगे प्रोविजनिंग। तो यहाँ पर फिर से एक बार समस्या हो सकती है येस बैंक को। यहाँ पर देखिए, अगला जो कंसर्न है यस बैंक को लेकर, जिसके कारण कि आपको अभी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, वह है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है? देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब सिंपल में यदि आप समझो तो एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं कि यह सस्ता है या फिर महंगा है। इसको यदि दूसरे टर्म में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि यदि ऐसी ख़राब समय आ गई, ख़राब स्थिति आ गई कि बैंक को बेचना पड़े, इंडस्ट्रीज़ को बेचना पड़े, कंपनी को बेचना पड़े, तो उसके बेचने के बाद, उसके लिक्विडेशन के बाद आपको मतलब कि शेयर होल्डर्स को कितने रुपए मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल RBL बैंक का 0.8 है, तो 0.8 का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस है यहाँ पर 0.8 और बुक वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब कि यदि RBL बैंक को बेचना पड़े तो इसके शेयर होल्डर्स को 1 रुपये देने, मतलब 1 रुपये मिलेंगे। और एट प्रेजेंट जो इसके एक स्टॉक का प्राइस है वह है 0.8 पैसे, और यदि बेचना पड़े तो आपको 1 रुपये मिलेंगे। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आपको फ़ायदा होगा यदि RBL बैंक एट प्रेजेंट डूब भी जाती है तो वही यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि RBL बैंक का 0.8 है, इंडसइंड बैंक का 1.1 है, एक्सिस बैंक का 1.3 है, और येस बैंक 1.4 है। बाकी तो ICICI और HDFC बैंक का काफ़ी ऊपर है, काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पर देखिए, येस बैंक की भी बात यही की जा रही है
है कि यहाँ पर जो इसके वैल्यूएशन है एट प्रेजेंट काफ़ी महंगे यहाँ पर दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स मतलब कि आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक और ये एक्सिस बैंक। देखिए इसमें इन दो जो ऊपर में दो बैंक्स हैं, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक, इसमें देखिए इन दोनों बैंक की बात आप इतनी वैल्यू नहीं दें, क्योंकि आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों की स्थिति खुद काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आरबीएल बैंक भी बहुत एक समय में 500 पर ट्रेड करती थी और एट प्रेजेंट 150 पौने 200 के आसपास ट्रेड कर रही है। यह केवल कोविड का इम्पैक्ट के कारण नहीं हुआ है, कोविड के इम्पैक्ट से पहले ही इन दोनों बैंक्स की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इंडसइंड बैंक की भी यदि बात करें तो एक समय पर 1500 रुपये पर यह ट्रेड कर रही थी और एट प्रेजेंट 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। फिर से कोविड के कारण केवल इनकी मार्केट ख़राब नहीं हुई है, इससे कोविड के पहले भी इनकी जो स्थिति थी, फाइनेंशियल स्टेटस थी, काफ़ी ख़राब हो गई है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक प्राइस में देखने को भी मिला है। हाँ, एक बात ज़रूर है इसकी एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर इसकी जो वैल्यूएशन है बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। 1.3 जो इसकी वैल्यूएशन है, अच्छी वैल्यूएशन है। तो इस कारण से यदि बैंकिंग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर एक्सिस बैंक जो है बढ़िया बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बना हुआ है। अब देखिए येस बैंक जो है 1.4 पर ट्रेड कर रही है, 1.4 इसकी पीवी वैल्यू है, तो इस कारण से थोड़ी कंसर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी जो है एक तो काफ़ी स्थिति ख़राब है, उस ख़राब स्थिति के बावजूद भी यह थोड़ी महंगी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सिस बैंक। तो देखिए आपने देखा कुछ पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स थे जो कि कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं येस बैंक के वैल्यूएशन को लेकर। देखिए लेकिन आप देखो बहुत बड़ी वैसी कोई चिंता की बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसी बात नहीं है कि मैं बस भाषण दे रहा हूँ और आप लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी इसमें मोटा नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि येस बैंक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया है, अपने जो पोर्टफोलियो है मेरा उसका मात्र मैंने 10% ही इन्वेस्ट किया है, तो जिसके कारण कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट पार्शियल बुक कर लिया था और बाकी आने वाले समय में मैं बुक कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर येस बैंक को लेकर आपको चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस आपको वेट करना है और वॉच करना है। आने वाले समय में ये जो समस्या चल रही है बैंक के साथ, वह इससे ज़रूर निपट लेगा, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट इसके साथ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके साथ है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ पैरामीटर्स ज़रूर छुपाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई बहुत बड़ी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अभी नियर टर्म में आपको इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंजिंग अप मूवमेंट रैली देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले समय में यदि आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बढ़िया है, कोई भी चिंता की, पैनिक की बात नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि आपके कोई डाउट सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं भी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।